वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन अभी ख़त्म किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, डिस्कस करेंगे वन बाय हम सारे क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के। आप ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक जो पेज नंबर 51 पे है, 51 पेज नंबर खोलिए, उस पर आपको ये पहला क्वेश्चन मिलेगा। ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन ही ये है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। 51 पेज नंबर पे आइए, वहाँ पर है ये। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, मतलब डायरी लिखना एनी के लिए बहुत ही स्ट्रेंज, मतलब कि एकदम अचंभा एक्सपीरियंस। तो उनको पहले तो बहुत कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं आया। एज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग अर्लियर, क्यों नहीं आया उनको पहले बहुत इंटरेस्ट? क्योंकि उन्होंने उसके पहले कभी कुछ लिखा ही नहीं था। शी ऑल्सो थॉट that nobody would be interested in reading the thoughts of 13-year-old girl, और उनको ये भी लग रहा था कि 13 साल की लड़की का कोई विचार कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। ये 2-3 रीज़न थे, इसलिए मतलब एनी को डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लगता था। पहला कि उनकी कभी लिखने की इतनी आदत नहीं थी, उन्होंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं था क्योंकि, और दूसरा उनको लगा कि 13 साल की लड़की का कोई अभी थॉट पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये 2 रीज़न थे, इसलिए एनी को डायरी लिखना बहुत ही बेकार लगता था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस में लगता था। आखिर में तो उनको पसंद आने लगा था डायरी लिखना, बट इन स्टार्टिंग शी वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेंज कि वाई आई शुड राइट, व्हाट इज़ द रीज़न आई शुड राइट। तो यही 2 मेन इनके रीज़न थे, इसलिए उनको लग रहा था कि उनको नहीं लिखना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, मतलब कि एनी जो है डायरी क्यों रखना चाहती है अपने पास? पहले तो उनको पसंद नहीं था, बाद में रखना चाहती थी, ऐसा क्यों? बेटा ये सीबीएसई के 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, रिपीट हो सकता है ये चीज़। ये 19 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के, तो होप है पूरी कि इस बार रिपीट हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखना, बस समझ लो, फिर अपने वर्ड्स में आराम से लिख पाओगे। एनी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी बिकॉज she felt she had no true and sincere friend with whom she could do with her diary which would act as a best friend। तो उनको लगता था कि उनकी कोई सिंसियर कह सकते हैं या ट्रू फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है जिनसे वो सारे अपने सीक्रेट्स बता सकती हैं। तो उनको लगा कि ठीक है, मैं डायरी को रख लेती हूँ और मैं इस डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, इसके साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड वाली सारी एक्टिंग करूंगी कह सकते हो, और सारी बातें इसी को बताऊंगी, लिखूंगी। और क्या थे ना, उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसलिए भी वो चाहती थी कि हाँ, मैं डायरी को रखूँगी और डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊँगी, इसमें सारी अपनी फीलिंग्स लिखूँगी, क्योंकि उनके तरफ से बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में, लेकिन उनसे जस्ट उनकी ऑर्डिनरी बातें ही होती रहती थी, कोई इनके स्पेशल या बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर नहीं था। इसलिए फिर उन्होंने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था और उसमें सारी अपनी सीक्रेट्स रखती थी और लिखती थी। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। Why does anything she could confide more in her diary than in people? तो एनी को क्यों लगा कि मैं डायरी में ज़्यादा अच्छा लिख पाऊंगी या ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी या ज़्यादा अच्छे से अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू पर्सन या पीपल? तो ये देखते हैं। एनी थॉट दैट शी वुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल बिकॉज she felt that paper has more patience than people। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। to listen to her thoughts, मतलब पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है उसके थॉट्स को सुनने के लिए एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। सो ये देखो, सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू write all things of thoughts, all kinds of thoughts in her diary which शी हैड इन हर माइंड। तो उनको लगा कि ठीक है, मैं पेपर पे ज़्यादा पेशेंस होता, वो मुझे जज भी नहीं करेगा पेपर सामने वाला आदमी। हम लोग भी अपनी कोई भी बात किसी को अगर बताते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमको ये डर रहता है कि सामने वाला आदमी हमको क्या जज करेगा, कैसा हमारे बारे में सोचेगा, वो हमारे बारे में कैसा विचार बना लेगा, हमको कैसा आदमी समझेगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ें अपने पेपर में लिखे किसी को ना बताएं, तो क्या तुमको लगता है कि पेपर हमको जज करेगा?
बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वो सारे हमारे सारे जितने भी काइंड्स ऑफ थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, गुड बैड एवरीथिंग, वो पेपर आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, वो लिखवा लेगा, वो हमको कभी नहीं जज करेगा। बट इन रिटर्न व्हेन वी टेल अदर पर्सन्स अबाउट गुड थॉट्स, अबाउट बैड थॉट्स, दैट पर्सन विल जज अस। तो शी थॉट कि हम पेपर में ही मैं लिखूंगी और मैं किसी और पर्सन को बताने से अच्छा मैं पेपर में लिखूंगी, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन एनी अदर पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। ओके, यही बात थी कि उनको लगा कि हाँ अब मैं डायरी में बनाऊंगी, डायरी में सब अपने थॉट्स और ये सब लिखूंगी और किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। क्योंकि जब वो नाजीज़ का जर्मनी में हमला हो गया था तो उन लोग को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम हॉलैंड जाना पड़ा था। तो उनकी जितनी भी वहाँ पे मतलब कह सकते हो स्ट्रगल थे, वो उनको लिखना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी, इसलिए फिर उन्होंने डायरी को चूज़ कर लिया था। देखो एक ये क्वेश्चन है, वाई डज, एक सेकेंड, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। मतलब एनी अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों बताती है? एनी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ इन हर डायरी बिकॉज she thought it would help the readers to understand her stories in diary। इसलिए बताती हैं क्योंकि उनको लगता है इससे रीडर्स को हेल्प मिलेगी या मदद मिलेगी तो अंडरस्टैंड देयर डायरी। कि देखो पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो कुछ अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफ स्केच बताती हैं कि कब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर से उनको कितना प्यार था, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो नाजीज़ के हमले पर जर्मनी में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो फिर वो लोग नीदरलैंड चले गए थे, वहाँ पे हॉलैंड में रिफ्यूजी काम में रहने लगे थे। उसके बाद वो डायरी स्टार्ट होती है। तो पहले वो ब्रीफ स्केच बताती फिर वो डायरी स्टार्ट करती हैं, सिर्फ इसलिए कि जो रीडर्स हैं उनको जब मेरी डायरी पढ़ेंगे तो उनको मेरी लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाएंगे, अटैच कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कब कैसे क्या इंसिडेंट हुए। इसलिए पहले ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ स्केच बता देती हैं और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं डायरी को लिखती हैं। जैसे हम लोग भी जब लेसन आप लोगों को समझाते हैं तो पहले चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर हम लोग चैप्टर के अंदर घुसते हैं और चैप्टर को आपको समझाते हैं। इन अ सेम वे एनी ने भी यही काम यहाँ पे किया था, पहले ब्रीफ स्केच दिया था, उसके बाद डायरी को लिखा था अपने। ये हम क्वेश्चन 5 है हमारा। बेटा ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के, याद रखना सीबीएसई के 2016 में आया हुआ है, तो रिपीट हो सकता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक 19 में आया था सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये 2016 में आ चुका है, तो ये रिपीट होने के इसके चांसेस काफ़ी हैं, याद रखना ये बात। क्या क्वेश्चन है? व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। अच्छा ठीक है, और इस एक तरीके से और से ये आ सकता है, डिस्क्राइब एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। मतलब कुल मिला करके आपको एनी का जो है ग्रैंड मदर के प्रति कैसा प्यार या व्यवहार था वही बताना है आपको, ठीक है। एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर सो मच she stayed with her grandmother when she was 4 years old and her parents were settling in Holland। मतलब इतना प्यार था कि वो अपने जब 4 साल की थी तभी से वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे? हॉलैंड में सेटल होने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पे पहले वो सोचे कि हम सेटल हो जाते हैं फिर हम अपने बच्चों को लेकर आएंगे, इसलिए उनके पेरेंट्स उन लोग को ग्रैंड मदर, उनको और उनकी जो उनसे 3 साल बड़ी सिस्टर थी उनको उनके ग्रैंड मदर के यहाँ छोड़ दिए थे। तो अब ऑफकोर्स उनके साथ रहते रहते अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते रहते एनी को बहुत अटैचमेंट भी हो गया था, इसलिए उनको बहुत प्यार था अपनी ग्रैंड मदर से। आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, ये देखो, एनी ऑफन थॉट अबाउट हर एंड लिट अ कैंडल ऑन हर ओन बर्थडे। तो ये बताया जाता है जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, जब उनका अगला बर्थडे उसके बाद आता है तो उस पर वो ग्रैंड मदर के नाम से भी एक कैंडल अपने बर्थडे पे जलाती हैं, ठीक है। यही बात उन्होंने बताया गया, क्योंकि जिस साल ग्रैंड मदर की तबीयत खराब थी ऑपरेशन, तो साल एनी का बर्थडे मनाया नहीं गया था, बट जब नेक्स्ट बर्थडे आया तो उन्होंने अपनी मदर के नाम का भी एक कैंडल वहाँ पे ग्रैंड मदर के नाम का भी कैंडल जलाया हुआ था, यही बात बताई गई है। अब बेटा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर किस पे आओगे? 54 पे। 54 पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, याद चेक करो 54 पेज नंबर पे, इस पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एनी
वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। जो मिस्टर कीजिंग कौन थे बेटा, उनके मैथ्स के टीचर थे। देखो याद है ना, उनके 9 टीचर्स थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था चैप्टर में, और उसमें से उन्होंने बताया था कि 7 उनके क्या थे, मेल टीचर्स थे और 2 उनकी फीमेल टीचर्स थी। और उसमें से सबसे ज़्यादा बेकार उनके लिए कौन टीचर थे, मिस्टर कीजिंग थे, मैथ्स के टीचर जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। उनको मैथ्स से डर भी लगता था और मैथ्स के टीचर भी उनके साथ बहुत परेशानी करते रहते थे, ये बात बताई गई है। ठीक है, तो क्यों एनॉय हो गए थे, क्या रीज़न था। मिस्टर कीजिंग द मैथ्स टीचर वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। क्योंकि एनी जो है क्लास में बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी, मतलब एक टॉकेटिव नेचर की थी, चैटर बॉक्स कह सकते हो। मिस्टर कीजिंग asked Anne gave her extra homework as a punishment in which he asked her to write an essay on the topic chatterbox। तो क्या होता है, मिस्टर कीजिंग जो है वो उनको होमवर्क भी एक्स्ट्रा देते रहते हैं एज अ पनिशमेंट। ठीक है, और एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते हैं, क्योंकि वो बहुत बातें करती हैं क्लास में, और जो ज़्यादा बातें करता है उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। इसलिए उन्होंने ये टॉपिक भी चूज़ करके एकदम दिया उनको कि तुम चैटर बॉक्स पर ही ऐसे पूरा लिख के लेकर आओगी। इसलिए स्पेशली ये टॉपिक उन्होंने उनके लिए डिसाइड किया था कि तुम इसी टॉपिक पे लिख के लाना, क्योंकि तुम क्लास में बहुत बातें करती हो, ज़्यादा बात करने वाले को इसलिए चैटर बॉक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ डज एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। वो अपने चैटर बॉक्स होने का या बहुत टॉकेटिव नेचर रखने का या बहुत टॉकेटिव नेचर होने का क्या रीज़न देती हैं उस एसे में जो उनको होमवर्क में मिलता है। तो एने बोलती हैं and justified her being a chatterbox in an essay by explaining that टॉकिंग वॉज आ स्टूडेंट ट्रेड। मतलब ये एक किसी भी स्टूडेंट का एक बिहेवियर होता है, ये किसी भी मतलब एक स्टूडेंट का व्यवहार में आता है बातें करना। अब देखो छोटे बच्चे देखो कितना बातें करते हैं, हम ही लोग के घर में बहुत सारे भाई बहन छोटे होते हैं, वो कितना बोलते, लगातार कभी कभी बोलने लगते हैं। हम लोग कहना पड़ता है कि बेटा बच्चा चुप हो जाओ, ज़्यादा ना बोलो। तो इन अ सेम भी बताती हैं कि तो एक बच्चों का एक बिहेवियर होता है, एक ट्रेड होता है, उनमें एक व्यवहार होता है ये चीज़। तो एंड what she would try to cure it, but being talkative was incurable as she had inherited this trait from her mother and no one could cure an inherited trait। तो बताती हैं देखो मैं इसको सही करना चाहती हूँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मैं अपनी मदर से पाई हूँ। अब वो अपनी मदर को भी कहती कि वो भी बहुत टॉकेटिव थी, इसीलिए वो जीन्स और डीएनए में मुझे इनहेरिटेड मुझे मिल गया ऑटोमेटिकली, मुझे अपनी मदर से। हम देखो अपनी मदर या फादर से बहुत सारे ट्रेड्स पाते हैं कि नहीं पाते हैं, कुछ उनके जीन से कुछ उनके जीन से। इन अ सेम वे एनी भी बोलती कि मुझे ये बातें करने वाला जो नेचर है या बहुत बोलने वाला नेचर अपनी मदर से मिला है, अब ये ठीक नहीं हो सकता है। यही बात एनी बताती है अपनी एसे में जो है। क्वेश्चन 3 पर हम लोग आते हैं, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। अच्छा आप लोग पहले बताओ, इतना चैप्टर पढ़ लिए तो समझ में तो आया ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया भी था मैथ्स टीचर के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या वो स्ट्रिक्ट टीचर थे कि नहीं थे। मुझे तो लगता है बिल्कुल थे। यस, आई थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही वॉज नॉट रिजिड। मतलब वो स्ट्रिक्ट तो थे लेकिन हाँ बहुत वो सख्त नहीं कह सकते हो। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन द क्लास। देखो हम लोग भी अगर पढ़ाते हैं क्लासरूम में जा कर के अपने स्कूल में, तो हम लोग ये उम्मीद अपने बच्चों से करते हैं कि एक डिसिप्लिन बना रहे, क्लास का डिकोरम बना रहे, क्लास में एक मैनर बना रहे, और एक मतलब बच्चे प्रिंट ऑफ साइलेंस की तरह साइलेंस के साथ जो हम बोल रहे हैं उसको सुने। अगर देखो तुम लोग आपस में बातें करते रहोगे क्लास में तो मैडम तो बोल के चली जाएंगी, लेकिन तुम लोग समझ तो पाओगे नहीं कुछ भी। तो स्कूल जाने का क्या मतलब हुआ, इतनी फीस देने का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब बैठा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेटा जब स्टूडेंट लाइफ में हो तो पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ऊपर पढ़ाई है। फिर सब कुछ अपना देखो क्लास के टाइम पे एकदम पढ़ाई करो, उसके बाद जो तुम्हारा फ्री पीरियड होता है, लंच होता है, छुट्टियों के बाद शाम को अपनी सारी मौज मस्ती करो, बातें करो, फ़ोन है फ़ोन पे बातें करो, लेकिन जब क्लास में पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। बस यही टीचर्स हमेशा बच्चों से चाहते हैं, और कोई रीज़न नहीं होता टीचर्स का भी बच्चों को डांटने के लिए। कोई हम लोग की तुम लोगों से पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है। तो वही सेम भी मिस्टर कीजिंग भी यही चाहते थे कि जब मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो क्लास में डिसिप्लिन रहे, साइलेंस रहे। पर वो तो इतना बातें करती थी तो साइलेंस कहाँ से रहता क्लास में, इसीलिए वो उनको डांटते रहते थे वाइल ही वॉज टीचिंग। तो इतना ही चाहते जब मैं पढ़ाऊँ तो ऐसा चीज़ें क्लास में रहें, क्लास का डिकोरम बना रहे, क्लास में डिसिप्लिन रहे, क्लास में साइलेंस रहे। देखो बच्चों तुम लोग तो नहीं समझते, लेकिन फिर हम लोग को भी बोला जाता है ये चीज़ कि आपके क्लास में डिसिप्लिन नहीं था,
ये बात वो बात। तो इन द सेम वे वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि बेटा आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखें। हम लोग को मालूम है कि आपकी ये उम्र है बातें करने की, थोड़ी चुलबुले नेचर के, चुलबुलापन अभी इस उम्र में रहता है काफ़ी आप लोगों के अंदर, बट आपको भी समझना चाहिए ना ये चीज़ें। ही पनिश्ड एनी बाय आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स। When Anne wrote a convincing essay, he received it with a good laugh and humor. फिर जब एने लिख के लाती हैं तो वो पढ़ते हैं, उस पर वो हंसने भी लगते हैं उनकी बातों को सुन के, क्या क्या वो तर्क लिख के देती हैं। However, when Anne continued with her talking, he punished her again. लेकिन जब एने सेकेंड चैप्टर पढ़ते समय चुप नहीं होती हैं तो फिर वो उनको पनिश कर देते हैं। दिस टाइम द टॉपिक ऑफ द ऐसे वॉज, इस टाइम लेकिन वो टॉपिक बदल देते हैं ऐसे का, एंड इनकॉर्जनेबल चैटर बॉक्स। इवन आफ्टर दिस व्हेन शी केप्ट ऑन टॉकिंग ही आस्क्ड टू राइट दैसे अगेन। तो मतलब वो चुप ही नहीं होती हैं, इसलिए फिर से वो कहते हैं कि फिर से तुम ऐसे लिख के ले आना। बार बार वो इसीलिए ऐसे लिखने का देते। इस बार पहले देते हैं क्या, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। इस बार टॉपिक को चेंज कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्वैक क्वेक क्वेक मिस्टर चैटर बॉक्स। तो वो मतलब टॉपिक को हमेशा चेंज करते रहते हैं, ऐसा पनिशमेंट देते रहते हैं कि तुम ऐसे लिख के लाओगे, तुम ऐसे लिख के लाओगे, तुम ऐसे इस बार इस पे लिख के लाओगे कि तुम कभी ना कभी तो चुप हो जाएंगे और सुधर जाएंगी मैडम कि क्लास में नहीं बोलेंगी, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन CBSE के याद रखना, ये भी रिपीटेड है, इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन 19 में आया, CBSE के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन भी 19 में आया था, फिर एक सेकंड क्वेश्चन 5 जो है 16 में आया था, ये फिर 19 में आया हुआ है, तो याद रखना ये बात, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। What made Mr. Keesing allow Anne to talk in the class? तो ऐसा क्या हो गया बताओ कि जो मिस्टर कीजिंग जो इनके मैथ्स के टीचर थे उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम बातें करो क्लास में। एक तरीके से और आता है क्वेश्चन बदल करके, हाउ डिड मिस्टर कीजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स एने चेंज। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि क्या हो गया कि मैथ्स टीचर का जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। Anne wrote an essay on the topic quack quack quack, said Mrs. Chatterbox in the form of a poem. इन्होंने, याद है ना, अपनी सहेली थी उनकी एक सैने, उनकी मदद से ये लिखा था, याद है ना, तो यही इसी टॉपिक पे उन्होंने लिखा था पोएम के फॉर्म में। शी रोड दैट अ फादर स्वान हैड बिट हिज डकलिंग टू डेथ आफ्टर क्विकिंग टू मच। मतलब बताती कि फादर स्वान थे, उन्होंने अपनी बेटी को मतलब बिट कर लिया, मार दिया था जान से, किस लिए, बातें करने के लिए। मिस्टर कीजिंग लाइक्ड द एसे एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स एने, सिंस देन ही अलाउड एने टू टॉक इन द क्लास। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक सेकंड, एक ही आ गया, ये हमारा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में अगर आप पेज नंबर 54 पे आओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 54 पे नीचे की तरफ आना, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में अब आना। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक तो हमारे हो गए थे, आप थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आओगे, इसमें पेज नंबर 54 पर वहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में देखना आकर के। पहला क्वेश्चन क्या है, वॉज एने राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ अ 13-year-old गर्ल। तो वो बताओ तुम अच्छा सोच करके कि एने राइट थी जब वो बता रही थी कि 13-year-old गर्ल के बारे में कोई पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। देखो, कोई बचपन से बहुत टैलेंटेड होता है और कोई आगे बढ़ के टैलेंटेड होता है, तो एज कोई नंबर नहीं है किसी को डिफाइन करने के लिए, ना किसी के कह सकते हो प्रतिभाशाली चीज़ों को दिखाने के लिए। प्रतिभा बचपन में भी रहती है, आगे भी चल के आ जाती है किसी में, और किसी में बहुत लेट एज में भी आती है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, ये तो सुना है ना, तो सेम ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। नो, एनी वॉज नॉट राइट when she said that the world would not be interested in using a 13-year-old girl. Okay, the world became interested in her musing when her diary was published under the name of Diary of a Young Girl. It was translated from its original language, Dutch language, into many other languages. It became world's most widely read books. तो बता जाता है कि पहले तो इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी थी, डच लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन आगे चल के इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करा करके पब्लिश कराए थे उनके फादर ने।
हिंदी, इंग्लिश, जापानीज़, फ्रेंच, ये तो उन्होंने पहले ट्रांसलेट करा के फिर पब्लिश कराया। उसके बाद जब अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश हो गई तो ये वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली डायरी बन गई थी। इतना जान लो। तो टैलेंट कभी भी उम्र का मोहताज नहीं होता ना, उम्र को कभी देखा जाता, टैलेंट से कभी उम्र को नहीं नापा जाता, ये बात समझ लो। एज इज जस्ट अ नंबर। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन सेकंड क्या है? देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जनरल्स एंट्रीज इन द, बिफोर यू रीड ये सेक्शन, कंपेयर दीज विद what Anne writes in her diary. What language was diary originally written in what ways is Anne diary different? ठीक है, बताते हैं चलो। Annie's diary was essentially written as a diary of a young teenager। देखो 13 साल की लड़की तो टीनेजर ही है। And her life, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। Today the diary resembles a memoir। ठीक है। Annie's diary was initially written in Dutch language, जो पिछले बार हम पढ़े हैं। The diary is different because it was a lot personal than others' diary. The diary was her friend with whom she could share all her secrets. She had also named it Kitty। यही बताया जाता है यहाँ पर कि उसको पहले डच लैंग्वेज में लिखा गया था और डायरी से इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड की तरह उन्होंने लिखी थी डायरी को, और उसका नाम भी रखा था किटी, और सारे उन्होंने अपने पर्सनल सीक्रेट्स भी लिखे हुए थे, इसलिए डायरी अलग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or outsider? ठीक है, एनी ने अपने फैमिली का ब्रीफ स्केच दिया था क्या, वही पढ़ाए। एनी नीडेड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर एनी वन हु रीड्स इट। कि भैया अगर आप मेरी डायरी पढ़ोगे तो एक बार मेरी फैमिली के बारे में जान लो, तभी तो हर कैरेक्टर को डायरी के अंदर समझ पाओगे कौन क्या था कौन क्या नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले अपनी ब्रीफ स्केच दे दिया था अपनी जो है किसके बारे में, फैमिली के बारे में, कि ये है मेरे, ये हैं कि मेरी 3 साल बड़ी मेरी एक बहन है, और मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी आंट है, मेरे 30 फ्रेंड्स हैं, ये सब बात बताई थी ना उन्होंने, वही बात लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू हर no one would understand her life if she had not given overview of life। तो ये बताया गया है कि उनकी लाइफ के बारे में कोई समझ नहीं पाता अगर वो बताती नहीं, एक ओवरव्यू ना दे पाती, तो उनकी डायरी के बारे में कोई समझ नहीं पाता। ठीक है, और पूछा था कि डायरी इनसाइडर है कि आउटसाइडर है, तो हाँ, फॉर एनी हर डायरी वॉज इनसाइडर नॉट आउटसाइडर। क्या थी डायरी, इनसाइडर थी, ये बात याद रखना। ठीक है, इनसाइडर थी। जब उसमें उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी, सारे सीक्रेट्स लिख रही थी, तो आउटसाइडर कैसे हो जाएगी, इनसाइडर ही तो रहेगी। तो वही बात है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, her grandmother, Mrs. Cupress and Mrs. Keesing? What do these tell you? ठीक है, सबके बारे में बताना है वन बाय वन कि किसके बारे में वो कैसा फील करती थी। ठीक है, पहले हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, फादर से लेके स्टार्ट करते हैं कि फादर के बारे में पहले पूछा गया है। तो एने फेल्ट दैट हर फादर ओटो फ्रैंक वॉज मोस्ट एडोरेबल फादर। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे थे उनके पिता, उनके लिए बहुत एडोरेबल थे। शी हैड एवर सीन, शी लव्ड हर, और दूसरा किसके बारे में पूछा गया है, ग्रैंड मदर के बारे में। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच एंड आफ्टर हर डेथ थॉट्स अ लॉट अबाउट हर। मतलब वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत अच्छा बताती है कि बहुत अच्छी थी मेरी ग्रैंड मदर। ठीक है, शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच एंड आफ्टर हर डेथ, उनके बारे में ही, उनके मर जाने के बाद जो है वो उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। अब किसके बारे में पूछा गया, टीचर्स के बारे में पूछा गया। पहले तो इनकी जो 6th स्टैंडर्ड तक की टीचर थी इनके बारे में पूछा गया है, फिर मैथ टीचर के बारे में पूछा गया है। तो देखो जब याद है ना कि फेयरवेल के टाइम पे ये और इनकी टीचर रोने लगी थी, तो वही बात है, यहाँ पे वही टीचर हैं ये। Annie was very attached to her teacher Mrs. Cupress and cried on separation of her। ठीक है, वो याद है ना फेयरवेल के टाइम पे रोने लगती हैं, तो वही बात है। Annie felt that his math teacher Mrs. Keesing was a strict and always annoyed with her
फॉर टॉकेटिव नेचर। और मिस कीजिंग तो जानते ही हो मैथ टीचर थे, वो हमेशा उसके बोलने की प्रॉब्लम से परेशान रहते थे, तो मिस्टर एनी भी उनसे परेशानी रहती थी। हाउएवर एनी वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम शी वॉज पनिश्ड। लेकिन जब भी वो ऐसे लिख के देते थे कि हर डांटते थे, पनिशमेंट देते थे कि जो ऐसे लिख के लाओ, तो कुछ ना कुछ रीज़न के साथ अपने टॉकेटिव नेचर को जस्टिफाई कर देती थी कि इस वजह से मैं टॉकेटिव हूँ, ये रीज़न है, ऐसा रीज़न है, वैसा रीज़न है। ऑन ईच ओकेजन he was impressed by the manner in which she presented her argument। और हर बार जब ऐसे पढ़ते थे मिस्टर कीजिंग, वो एनी से इम्प्रेस जाते थे कि वाह क्या तर्क लेकर आई है, मतलब हमेशा उसके आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो मिस्टर कीजिंग उनके मैथ टीचर को हमेशा इम्प्रेस कर देते थे। And any attachment with the people around her shows that she was very lovingly and smart। अब स्मार्ट थी तभी तो इतना अच्छा अच्छा तर्क लिख के लेकर आती थी, और लविंगली भी थी, उनको अपनी दादी से कितना प्यार था, अपने पापा से कितना प्यार था। शी वॉज ऑल्सो ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग। वो ओबीडियंट भी बहुत थी और हार्ड वर्किंग भी बहुत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है What does Anne write in her first essay? पहले essay में Anne क्या अपने डायरी में लिखती हैं? In her first essay wrote about her talkative nature. She tried to justify her traits as a characteristic of every student। बताती हैं तो सब स्टूडेंट में रहता है ट्रेट, बिहेवियर ये सब स्टूडेंट का कॉमन बिहेवियर है, सब बात तो नहीं होते, सब बातें करते हैं। She also stated that she would try to cure, but कहती है मैं इसको क्योर करने मतलब कि उसको इस पर काम करूँगी, अपने इस नेचर को कम करूँगी, चुप रहने की कोशिश करूँगी, बट लेकिन नॉट श्योर शी वुड बी एबल टू, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पूरी तरीके से इसको ओवरकम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। शी रोट दैट शी हैड इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड नो वन कुड क्योर द इनहेरिटेड ट्रेट। और बताती कि ये मैंने अपनी मदर से पाया, और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उसको कोई कभी सही नहीं कर सकता है। हम जो क्या अपने मदर फादर से पाए रहते हैं ट्रेट्स, उसको कभी सही कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं, उसका न्याय कर सकते हैं? नहीं। तो वही यहाँ पे तर्क देती कि मैं अपनी मदर से पाई हूँ टॉकेटिव नेचर, और ये कभी सही नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Annie says teachers are most unpredictable। मिस्टर कीजिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, ये बताना है। बताती है ना कि टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल ऑन दिस अर्थ, तो ये बताना है कि क्या ऐसा था कि नहीं था। Yes, Mr. Keating was unpredictable. In the beginning, he gave Anne unusual punishment. However, finally, the pardons of her altogether. Anne felt that teachers are the most unpredictable creatures on earth. First, she was punished by having to write essay on Chatterbox. In this way, he tried to play a joke on her. Each time that he asked to write such essays, she wrote very well. She kept counting this joke। तो बताती पहले वो कितना ऐसे लिखने देते थे, हर एक बात पर ऐसे लिख के लाओ, हर एक बात पनिशमेंट कैसे लिख के लाओ, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, वो एकदम उनके इस बिहेवियर को मतलब या उनके जो आर्गूमेंट्स लिख के लाती थी उससे एकदम इम्प्रेस हो गए थे, उनसे एकदम खुश हो गए थे, तो उनको बिल्कुल भी अब नहीं डांटते थे, बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देते थे, बिल्कुल भी ऐसे लिखने को नहीं देते थे। इसलिए बोलती हैं कि टीचर्स एकदम अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं ऑन दिस अर्थ। One could not have predicted that she would have all the jokes in the right spirit. Finally, he accepted her talkative nature. He actually allowed her to talk in the class. He did not even assign her extra homework anymore. It shows Mr. Keating was unpredictable। पहले देखो कैसा बिहेवियर था, आखिरी में आके ना होमवर्क देते थे, ना एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, और बातें करने के लिए भी अलाउ कर देते थे, और ना डांटते थे ना कुछ करते थे, एक्सेप्ट कर लीजिए उसका टॉकेटिव नेचर। तो वही बताया गया कि हाँ भैया टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, ये एनी कीजिंग बताए हैं कि मिस्टर कीजिंग जो थे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर थे इस अर्थ पर, या होल पूरे टीचर कम्युनिटी को उन्होंने ये बात बताई है। ये क्वेश्चन 7 इसके 5 पार्ट में था, इसके 5 के आंसर ये लिखे हुए हैं। पहला क्या था, ये पढ़ो। We don't seem to be able to get any closure and that's the problem. Maybe it's my fault. What we don't confide in each other। बताना कि statement tell about Anne Frank as a person too। Anne was reserved due to which she was not able to make friends।
तो देखो जब बताया जाता है ना कि उनके कोई फ्रेंड नहीं है, सारे उनके मतलब फ्रेंड्स जो ऑर्डिनरी है, जहाँ पे नॉर्मल बातें हाय हेलो डेली की बातें करती है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड उनका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि एने बहुत रिजर्व नेचर की थी और उसके मतलब इसी वजह से वो फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी, इसलिए फिर उनको डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ा, जहाँ वो सारे सीक्रेट्स अपने लिखती गई। ठीक है, दूसरे आते हैं आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। तो एने इसलिए बताती है कि एने वॉन्टेड टू बी अ डिफरेंट एंड ओरिजिनल, जैसे सब लोग करते हैं मतलब वैसे एने बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, वो डिफरेंट रहना चाहती थी, ओरिजिनल रहना चाहती थी। लोग हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को डायरी में जॉट डाउन करते हैं, लेकिन एने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। ये थर्ड पे आओ। मार्गॉट वेंट टू द हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी। देखो पहले उनकी बहन जाती है दिसंबर में, हॉलैंड में शिफ्ट होती हैं, उसके बाद फरवरी में वो उनके अपनी बहन के बर्थडे पे उनको ले जाया जाता है, फरवरी में जो है। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर, और वहाँ पे उनको ऐसे लगता है कि टेबल पे फेंक दिया गया है अपनी बहन के लिए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर। Annie has a good sense of humor. She knows how to narrate events in the family. मतलब इससे बता दें कि इससे एक कैरेक्टर पता चलता है मतलब एनी फ्रैंक का, कि उनके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत बढ़िया था। उनको एक एक चीज़ नरेट करना कह सकते हो एकदम बिल्कुल अच्छे से आता था। हर एक चीज़ को कितना इंटरेस्टिंग बना दूँ वो उनको बिल्कुल आता था। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था एकदम एक नंबर का था। फोर्थ पे आते हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But the teachers are most unpredictable creatures on the earth. नहीं, जब रिजल्ट आने वाला होता पूरी क्लास बैठी रहती है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो वो क्या नहीं, मैं तो बोलती थी कि एक चौथाई लोग तो मेरे हिसाब से इस क्लास से फेल ही होने चाहिए। लेकिन टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, देखो किसको पास करते हैं किसको फेल करते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि एने वॉज इंटेलिजेंट। ठीक है, anyone could ramble to on and big leave space between the words, but the sticky was to come with a convincing argument to prove necessity of talking. तो नहीं एनी बोलती है कि हम उनके फ्रेंड्स बोलते हैं बड़ा बड़ा लेटर लिख देना, स्पेस लगा के लिख देना, तो काफ़ी बड़ा अच्छा लेटर लिखेगा 3 पन्ने का। तो इससे कहा जाता है एनी नो हाउ टू राइट कन्विंसिंगली एंड गिव एक्सेप्टेबल आर्गूमेंट। लेकिन जो एनी के आर्गूमेंट्स होते थे ऐसे में कि ये इनहेरिटेड ट्रेड है, ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, ये अनक्योरेबल है, ये मैं अपनी मदर से पाई हूँ, तो ये बातें पता चलता है कि एने के जो आर्गुमेंट्स थे वो काफ़ी एक्सेप्टेबल थे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।